तो अभी तक हमने देखा बेंथम के यूटिलिटी प्रिंसिपल को, जिसमें वो बात करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि अधिकतम लोगों का सुख जिसमें हो वही चीज सही है। राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करने का एक फैक्टर है हैप्पीनेस। तो अब हम देखें कि ये तो उनकी फिलॉसफी हो गई कि किस तरह से सुख और दुख को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें फिलोसॉफिक कैलकुलेशन आता है। अब हम उनकी बात करें पॉलिटिकल फिलॉसफी की, जो उनका राजनीतिक दर्शन है। राजनीतिक दर्शन क्या कहता है, वो किस तरह से पिछले जो दर्शन है राजनीति के उससे भिन्न है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट और प्रीवियस थिंकर। तो अगर हम देखें तो ये मॉडर्न समय में आए हैं, और इस समय तक जो पुरानी विचारधारा थी, जो रेनेसा हो चुका है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, यूरोप के अंदर तमाम सारे देशों में नई नई व्यवस्था आ रही है। और एक तरफ तो ये नई व्यवस्था डेमोक्रेटिक है, पॉलिटिकल है, इन सब चीजों पे है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इट इज द फेस ऑफ राइज ऑफ कैपिटलिज्म। राइज ऑफ कैपिटलिज्म भी हो रहा है, मतलब पूंजीवाद का विकास हो रहा है। अब पूंजीवाद का विकास दो तरह से हो रहा है। अगर हम देखें तो राइज ऑफ कैपिटलिज्म क्या हो रहा है, क्योंकि ये खुद ब्रिटेन में है, लेकिन ब्रिटेन को ही नहीं, अगर देखें तो पूरे यूरोप के अंदर ज्यादातर देश अपने जो पूंजीवाद, जो प्रोडक्शन है, उत्पादन जो हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। अब उत्पादन को खपाने के लिए इनको नई कॉलोनी चाहिए, क्योंकि यूरोप का मार्केट स्टैग्नेंट हो गया है, स्थिर हो गया है। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, उत्पादन को खपाने के लिए नई देश चाहिए, जिसको वो कहते हैं कॉलोनीज। कॉलोनीज का मतलब जहां पे ये अपना व्यापार कर सके, वहां पे अपने अपने व्यापारियों को भेजते हैं। उस समय तक का जो आइडिया था वो पूरी तरह से पूंजीवाद का, जो आज का आइडिया है फ्री मार्केट का, या जिसको हम कहते हैं मुक्त व्यापार, वो नहीं था। वो नहीं था, उसकी जगह पे क्या था, मर्केंटलिज्म कह सकते हैं। मर्केंटलिज्म का मतलब क्या होता है, वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद का मतलब क्या हुआ कि उस समय तक किसी ऐसा नहीं कि फ्री मार्केट था, जितनी कंपनियां चाहे, जितने भी व्यापारी चाहे किसी भी देश में जाके व्यापार कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। एक तो दूसरे देश अलाउ करेंगे कि नहीं, वो भी था। दूसरा, जिस राज्य से वो जा रहे हैं वहां भी वो परमिशन लेनी पड़ती थी। जिस तरह से हम देखें कि इंडिया में जब आते हैं यूरोपियंस, या अगर स्पेसिफिकली देखें, प्रिसाइसली अगर ब्रिटिशर्स की बात करें, तो वो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। इसी तरह से फ्रेंच कंपनीज अलग अलग होती हैं, पोर्तुगीज कंपनी आती है, स्पेन जो है, फ्रांस जो है, यूरोप के दूसरे पार्ट के जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, वो जैसे फ्रांस अफ्रीका में अपनी ज्यादातर कॉलोनीज बनाते हैं। इंडिया में भी है फ्रेंच कॉलोनीज, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं इंडिया में। पोर्तुगीज कॉलोनी इंडिया में है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि हमारा गोवा एक समय में पोर्तुगीज कॉलोनी था, पौंडीचेरी एक समय में फ्रेंच कॉलोनी था। तो इंडिया में उतना सक्सेसफुल ये नहीं होते, लेकिन अफ्रीका के अंदर फ्रेंच और लैटिन अमेरिका के अंदर स्पेनिश, ये लोग काफी सक्सेसफुल होते हैं। तो अब हम देखें कि ये इसकी वजह से लगातार दूसरे देशों, जो एशियन कंट्रीज थे, उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। अब ये चेंजेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली जहां पे इंटरफेयर कर रही है गवर्नमेंट या उस कंपनी के लोग, वो। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि अगर नई चीजों में देखें तो क्या बात आ रही है कि ये जो ब्रिटेन के अंदर है वहां पे नए आइडियाज आ रहे हैं। अभी तक इससे पहले हम देख रहे थे कि रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो चुका है, जहां पे राजा की शक्ति खत्म कर दी गई है और पार्लियामेंट, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, उसकी शक्ति बढ़ गई थी। अब यहां पे
लीगलिटी की बात आने लगी कि कानून का रूल होना चाहिए, जो सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो कानून की, और कानून के माध्यम से कैसे रिफॉर्म्स आ सकते हैं। जैसा हमने बताया कि उनका आइडिया जो था, जहां भी हम डिस्कस करेंगे, पैनोप्टिकन का क्या आइडिया है, किस तरह से वो पूरा थोड़ा बहुत हिंट दिया था हमने, उस हिंट को अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसके थ्रू कैसे रिफॉर्म लाएंगे। दूसरा, जो लीगल जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उसको कैसे दूर करेंगे, इसके ऊपर ये अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को जन्म लेती है, उनकी एलोबोरेट करते हैं, लिखते हैं, और वो काफी कुछ लिखते हैं। माना जाता है कि बेंथम ने लाखों पेज लिखे हैं। अब हम फोकस करते हैं कि इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एक्सरसाइज विदाउट कोर्सन। ये क्या कहते हैं, बल के बिना, फोर्स के बिना जो है गवर्नमेंट नहीं चल सकती। कोई भी सरकार कैसे चलेगी, उस पे बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सरकारें कुछ चीजें इंपोज करती हैं। हम अगर जनता के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हम जनता है तो जनता हमेशा तैयार नहीं रहती कि जो नियम है, कानून है, उसको हम मानेंगे। कहीं ना कहीं बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब ये जो बल का प्रयोग करेगा कोई, आपकी इच्छा के बिना आपके ऊपर अगर कोई बल प्रयोग करे, तो क्या आपको ये खुशी देगा? क्या ये हैप्पीनेस देगा? नहीं। सिंपल सा रीजन है कि हम जो चीज नहीं चाहते, अगर उसको हमसे कराया जाएगा तो हमें वो खुशी तो नहीं दे सकता, भले वो दुख ना दे। लेकिन नॉर कोएर्सन विदाउट प्रोड्यूसिंग अनहैप्पीनेस, जैसे इन्होंने बात की कि अगर बल नहीं प्रयोग करते या बल प्रयोग करने पे क्या होगा, वो अनहैप्पीनेस जो दुख है या सुख का उल्टा कि सुख तो नहीं देगा। वो क्लियरली है कि गवर्नमेंट अगर बल प्रयोग करेगी तो आपको सुख नहीं मिलेगा। अब क्या करना चाहिए? कोएर्सन इज द पार्ट ऑफ नेचर ऑफ गवर्नमेंट। जो प्रकृति है, सरकार की प्रकृति, उसमें बल का प्रयोग करना वो पार्ट है, उसका हिस्सा ही है, उसके अलग से चीज नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ऐसी नहीं हो सकती जो हिस्सा, बेंथम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट है तो वो बल प्रयोग करेगी। देन इट इज एसेंशियल टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब दिक्कत यह है कि अगर बल प्रयोग कर रही है गवर्नमेंट, तो हम कैसे उसको जस्टिफाई करें, कैसे उसको न्यायोचित ठहराएं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चेक करने के लिए कुछ व्यक्तियों के पास एक सिस्टम बनाना चाहिए, एक व्यवस्था ऐसी हो जहां पे व्यक्ति के पास अधिकार हो, जहां पे व्यक्ति के पास ऑब्लिगेशंस हो, उसके कर्तव्य भी हों। कर्तव्य और अधिकार दोनों निर्धारित कर दिए जाए नियम के थ्रू, कानून के थ्रू, जिसमें सरकार चाह के भी उनके ये राइट ना छीन सके, दूसरा उनके कर्तव्य को पालन करवा सके। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरह से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कि आप जो है सरकार या समाज के प्रति आपके कर्तव्य भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कहते हैं कि तभी जब ये फिक्स हो जाएगा, तभी जो सरकार बल प्रयोग कर रही है वो जस्टिफाइड होगा या न्यायोचित होगा। न्यायोचित होना तभी माना जाएगा जब वो सिस्टम अधिकार देगा। आज हमारे पास अधिकार है बहुत से, तो ही हम जो सरकार है उसके बहुत से नियम कानून हम मानते हैं। ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन पॉलिटिकल सोसाइटी विथ नेचुरल सोसाइटी। अब ये कह रहे हैं कि दो तरीके की सोसाइटी, जो समाज है, उसको बांट रहे हैं कि देयर इज अ पॉलिटिकल सोसाइटी विच हैव सम टीनेट्स, जिसके कुछ लक्षण हैं, और उसके अलावा एक नेचुरल सोसाइटी है, जो प्राकृतिक जो समाज है वो उसके अपने टीनेट्स हैं, उसके लक्षण है, जो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उसमें जो बेसिक चीज है वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सोसाइटी को जो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो राजनीतिक जो समाज है उसको जब डिस्क्राइब कर रहे हैं राजनीतिक समाज में कह रहे हैं कि व्हेन अ नंबर ऑफ पर्सन ओबे अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट इज कॉल्ड स्टेट। कि स्टेट को या पर्सन को इस तरह से कोई ओबे कर रहा है, उसकी बात को मान रहा है, तो
वो